नया IBN 7 हौसला है। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के घर पर हैं, कांग्रेस के युवा नेता और अब तो वरिष्ठ नेताओं की कैटेगरी में भी आ गए। उसकी वजह यह है कि वो राहुल गांधी के सबसे करीबी इन दिनों माने जा रहे हैं। थैंक यू ज्योतिरादित्य हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। राहुल गांधी की छुट्टियों को लेकर बहुत सी बातें की गई, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है आपसे। जब से वो लौट के आए हैं, कुछ उनमें नया जोश देखा जा रहा है, नया एक तरीके का जो तीखापन, पैनापन होना चाहिए वो उनके एटीट्यूड में, उनकी बातों में नज़र आता है। कल उन्होंने सीधे संघ पर हमला किया। मेरा सवाल लेकिन ये है कि क्या कांग्रेस को मोदी सरकार के इश्यूज नहीं मिल रहे हैं? आप संघ पर क्यों अटैक कर रहे हैं? संघ को कहना कि वहाँ डिसिप्लिन के नाम पर बोलती बंद कर दी जाती है, आपकी ज़बान नहीं खुलती है, संघ पर अटैक क्यों? मोदी सरकार का 1 साल पूरा हुआ, उस पर अटैक करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि पिछले अगर आप 15-20 दिन का रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जो एक इवैल्यूएशन इनके 1 साल समाप्त होने के बाद, हमने हर विषय पर हमने चर्चा की है। हमने एक बुकलेट भी निकाला है जहां हमने कहा है 1 साल देश बदहाल। हर क्षेत्र में अगर आप देखो, या तो बजट की कटौती हुई है या तो अधूरापन है नीति के आधार पर, और राहुल जी ने भी हर मुद्दे पर चर्चा की है। और क्या आरएसएस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू नहीं हैं? और अगर वे हैं तो ज़रूर उन पर भी चर्चा करने से क्यों भाजपा हिचक रही है? और वास्तविकता ये ज़रूर है कि जो एक पारदर्शिता, एक लिबर्टी, एक आज़ादी होनी चाहिए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, सोच विचारधाराओं को व्यक्त करने के लिए, वो कहीं ना कहीं घुटन जरूर उन संस्थाओं में ज़रूर है। जैसे कि आप और मुझे, हमें दोनों को मालूम है सुमित, कि वर्तमान में कैबिनेट के हर मंत्री को जाके वहाँ पूरा अपना अटेंडेंस देना पड़ता है और उनसे सीख लेना पड़ता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ता है। ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये वास्तविकता है जो राहुल जी ने कल सब जनता के समक्ष पेश की। तो ये तो कांग्रेस में भी होता था। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सब 10 जनपद जाते थे, सब सोनिया गांधी से पूछते थे। आप मुझे एक उदाहरण दे दो जहां सोनिया गांधी जी ने किसी भी मंत्रालय में हस्तक्षेप करके कोई भी आदेश निकाले या पारित किए होंगे। उल्टा आप और हम तो यहाँ पिछले 10 साल में हर वक्त बैठ के बोलते थे कि पार्टी की सोच किन मुद्दों पर अलग होती है और सरकार की सोच अलग होती है। तो मुझे तो आश्चर्य है कि आज आप और हम यहाँ बैठ रहे हैं और आप कुछ और मुझे कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी, आपने कहा कि एक उदाहरण बता दो। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का एक ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया सरेआम, प्रेस क्लब में आके, प्रेस के सामने। सबसे बड़ी बात तो वही है कि आप, सरकार एक फैसला करती है और पार्टी के उपाध्यक्ष उसको पलट देते हैं, फाड़ देते हैं। अगर आप, यही तो कह रहे हैं हम कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जरूर कई विषयों पर हमारी सोच विचारधारा है। जो हर चीज़ जो सरकार करे उसके साथ शायद पार्टी सहमत ना हो और उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार का होता है। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जहाँ मंत्रियों को जाके वहाँ अटेंडेंस भी देना पड़ रहा है। पर भाव ये जा रहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं। कहाँ मुद्दे नहीं हैं सुमित? अगर आप देखो, जो सामाजिक क्षेत्र में 1,75,000 करोड़ की कटौती इस साल के बजट में हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और कुछ आप छोड़ दो, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता स्वच्छ भारत अभियान में भी 12,000 करोड़ से बजट का आवंटन में 6,000 करोड़ रुपए हो गया है। पंचायती राज जो इतनी महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है और मंत्रालय है, जहां ग्रामीण अंचल में मेरा संसदीय क्षेत्र भी है, 3,500 करोड़ का बजट आवंटन से इस साल 90 करोड़, मतलब 99% बजट का आवंटन में कटौती। तो जहां सामाजिक क्षेत्र में कटौती, वहां आपकी विदेश नीति में कोई सही सोच विचारधारा नहीं। आप चुनाव के पहले कुछ कहते हैं, चुनाव के बाद कुछ और करते हैं। इनके मंत्रियों के वक्तव्य को देख लो आप। अभी परसों 3-4 दिन पहले आपने और हमने सब अखबार में पढ़ा है, हमने सुना भी है, किरेन रिजिजू और नकवी जी के बीच में जो चल रहा था। तो इनकी सोच और स्पष्टता नहीं है, और ना ही इनके वार्तालाप और इनकी टिप्पणियों में कंट्रोल है। जनरल वीके सिंह जी ने आप लोगों को कहा प्रेस्टिट्यूट्स, और उसके पहले साध्वी निरंजन जी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया रामजादा के साथ, जो मैं आपके चैनल पे कहना भी नहीं चाहता हूं। पर ये सब बातें, साक्षी महाराज जी कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जिन्होंने राष्ट्रपिता का हत्या किया वे देशभक्त थे। तो
ये सरकार जा कहां रही है? और ये सरकार देश को बनाना चाहती है या देश को तोड़ना चाहती है? ये सब बातें तो पुरानी हो गई। मेरा सवाल दूसरा ये है, ये सब बातें राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? सामाजिक क्षेत्र में अगर कटौती हुई है बजट की, तो राहुल गांधी उन्होंने कहा है, राहुल गांधी सिर्फ बात करते हैं सूट बूट की सरकार। कल भी उन्होंने कहा है, उन्होंने यही कहा है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कटौती की चर्चा की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मेरा सवाल सुनिए, सूट बूट की सरकार कहने का क्या मतलब है? क्या किसी भी प्रधानमंत्री को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ कपड़े कोई दूसरा व्यक्ति ही पहन सकता है? जो बात कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी अच्छे कपड़े पहनेंगे। सुमित जी, आप मेटाफोर और पन को भली भांति समझते हैं और राजनीति उस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, उस बात को बार बार राहुल गांधी दोहरा रहे हैं, हर सभा में दोहरा रहे हैं। मुझे मौका तो दीजिए। मेटाफोर और पन राजनीतिक विश्लेषण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो आप भली भांति समझते हैं, हम भली भांति समझते हैं और देश की जनता भली भांति समझती है। सूट बूट की सरकार का मेटाफोर और एलिगोरिकल पन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी सरकार देश की आमजनों की सरकार नहीं है। आपकी सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली सरकार है और यही स्पष्टता राहुल जी ने अपने भाषण में बार बार कहा है। और जरूर एक चीज को हम बार बार दोहराएं तब वो जाकर जनता के जहन में और हमारे जहन में भी अटकती है, और ये बात अटक गई है। चाहे आप भूमि अधिग्रहण विधेयक की बात करो, चाहे आप नेट न्यूट्रलिटी की बात करो, चाहे अनेक विषयों जो सामाजिक क्षेत्र में कटौती है उसकी बात करो, चाहे इनके अनेक यू टर्न्स की आप बात करो। और उदाहरण में आपको दे दूं, आपके जमाने में उदाहरण में आपको दे दूं, जमाने में क्या इंडस्ट्रीज नहीं लगी? आपके जमाने में प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जाते थे विदेश दौरे पर? जरूर फिक्की के लोग, सीआईआई के लोग जाते थे। तो सूट बूट की सरकार तो फिर मनमोहन सिंह की भी हुई, राहुल गांधी की भी हुई। ये कह देना मात्र, और सिर्फ पन के लिए अगर कहना था तो आपने एक बार कह दिया, उस बात को बार बार दोहराना। तो इसमें आपको इतना एतराज क्यों हो रहा है? मुझे इसलिए एतराज हो रहा है कि उस सूट की नीलामी की गई, नीलामी के बाद उस सूट से जो पैसा मिला उसको गरीबों की शादी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपको क्यों नहीं याद रहता है? अगर आप मुझे मौका दें। पहले तो प्रश्न ये है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि वो अतीत हो गया, लेकिन आपने उठाया तो मैं जाऊंगा। पहला तो प्रश्न ये है कि वो सूट आपने पहना, उसके बाद वो सूट की नीलामी आपने करवाई। कहीं भी हमने विश्व में कभी भी ऐसा ऐसी एक घटना या ऐसा एक दृश्य कभी देखा है कि किसी भी गुजरात में होता रहा है? मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने सामानों गिफ्ट को, मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, इसलिए नहीं, मैं राष्ट्र स्तर पे बात कर रहा हूँ। विश्व में कहीं भी आपने कहीं ये देखा है? नंबर 1। नंबर 2, इनके यू टर्न्स को आप देखिए। सरकार के में आने के पहले आपने इंश्योरेंस को 5 साल अपोज किया, आते ही 49% एफडीआई आपने खुलेआम कह दिया कि होना चाहिए। आपने कहा कि रुपया वेंटिलेटर पर है 63 रुपए पर, और हम सरकार में आएंगे तो हम कम से कम 55-56 रुपए पर लेके आएंगे। और अब कॉमर्स मिनिस्टर स्वयं कहती हैं कि 64 रुपए पर रुपया होना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हमारे एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं होंगे। तो क्या आज रुपया वेंटिलेटर पे नहीं है? आपने कहा कि आप काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में डालेंगे। ये नहीं किया, ये कहीं नहीं कहा कि अकाउंट में आएगा। यहाँ तक कहा था कि 15 लाख रुपए तक आ सकता है। बिल्कुल, आपने कहा था कि 15 लाख, नहीं, उसके जवाब में आप उनका, ये आप लोगों ने इस बात को पकड़ नहीं, आप ये मैं न्यूट्रल, आप मुझे बताइए ना किस सभा में बोला था? किस सभा में बोला? किस सभा में बोला था? किस सभा में बोला था? नर्वस क्यों दिख रहे हैं? मैं क्यों नर्वस दिखूंगा? आश्चर्य है कि आप इतना नर्वस किस सभा में बोला था? और उसके बाद किस सभा में बोला था? किस सभा में बोला था? कहते हैं कि अगर सभा में नहीं बोला होता तो बीजेपी के राष्ट्रीय, कहाँ, एक क्लिप दिखा दीजिए मुझे आप। मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसी की भी, अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, किसी की भी। मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा जब तक आप पूरी तरह। नहीं, आप नर्वस हो रहे हैं, आप चुप हो जा रहे हैं। देखिए मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था, इसमें हमारी कोई सीरियसनेस नहीं थी, तो क्या ये वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया? ये दिया था, ये मैं मान लेता हूँ। जो दिया था वो मान लेता हूँ, जो नहीं दिया था वो नहीं मानूंगा। अगर ये वक्तव्य उन्होंने दिया है, आप मानते हो, तो मतलब ये कहा है ना नहीं कि 15 लाख, तो फिर क्यों कहूंगा मैं
कि ये तो चुनावी जुमला। तो कहाँ बताइए ना। अरे भाई आप मेरी प्रश्न का जवाब तो दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे बताइए क्लिप कहाँ है वो। मैं क्यों आपने एक साल पर इतनी बड़ी क्लिप रिलीज की, उसमें वो वीडियो क्यों नहीं था कि ये चुनावी जुमला था? अगर मैं ये नहीं, मैंने ये न कहा होता, मैं तो कहता था, मैंने कभी नहीं कहा। तो आपने जो 12 मिनट का वीडियो बनाया, 12 मिनट का वीडियो बनाया, उसमें कहाँ है 12 मिनट के वीडियो में वो क्लिप कहाँ है? कहा होता वो क्लिप कहाँ है? कहता कि चुनावी जुमला है। 12 मिनट के वीडियो में वो क्लिप का है। मैं आपसे सवाल करूंगा तो पक्षधर बन गया। आप तो अरविंद केजरीवाल हो गए, जो आपसे सवाल करे वो अपोजिशन में शामिल। आप तो एक साल पूरा होने पर सरकार के आप लोगों ने तमाम कमियां गिनाई, आपने बुकलेट निकाली, वीडियो निकाला, तमाम सर्वेज हुए, हर अखबार ने किया, हर चैनल ने किया, सब ने फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास किया, ए ग्रेड से पास किया मोदी जी। बिल्कुल। तो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस साफ कर रही है। मैं तो केवल एक चीज कहना चाहता हूं, तमाम पब्लिकेशंस, तमाम न्यूज चैनल सब बिके हुए हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी सच बोल रही है। एक ही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, 2009 में इन सब सर्वेज ने क्या कहा था? कोई चांस नहीं है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, और 206 सीट्स लेके हम लोग आए थे। बस इतना ही कहना चाहता हूं आपको। आपको लगता है कि चुनाव होगा तो आप जीत जाएंगे? अभी मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर मगर का जवाब नहीं देता हूं। हमें बहुत तैयारी करनी है, गंभीरता से करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुटकी भर में काम नहीं होता, और इसलिए राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व में हर दिन हम अपना पूरा मेहनत, परिश्रम और निवेश डालकर इस पार्टी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। आप लोग मोदी जी को टारगेट करते हैं, वो मोदी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं घंटे भर के लिए। राहुल गांधी उस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं कि हमारे पीएम को बुला के पूछ रहे हैं कि यार देश कैसे चलाएं, अर्थनीति कैसे चलाएं, विदेश नीति कैसे चलाएं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि आती है, उस पर सरकार की तरफ से आता है कि नहीं, पूरे सेलिब्रेशन के साथ होना, जैसा भी होता आया है वैसा होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के वक्त पर 27 तारीख को अभी प्रधानमंत्री ट्वीट कर बाकायदा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये तमाम चीज़ें नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई देती हैं। फिर आप क्यों कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत डिक्टेटर हैं, बहुत मनमानी करते हैं? वो तो ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन को लेकर अगर आप साथ चल रहे हो तो आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दो कि संसद में 51 बिल्स में से 42 बिल्स को आपने सीधा पारित किया और स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा। कोई चर्चा नहीं ऑपोजिशन पार्टीज के साथ। राज्यसभा में तो नंबर नहीं है वहां पे। सुन लीजिए, मेरा निवेदन तो सुन लीजिए आप, मेरा निवेदन तो सुन लीजिए। प्रजातंत्र में संसद की सिस्टम है, प्रणाली है। हर बिल जो हम लेके आते थे स्टैंडिंग कमेटी में जाती थी, और स्टैंडिंग कमेटी जो सभी पार्लियामेंट्री पार्टीज के मेंबरानगण उसमें बैठकर चर्चा करके तब पारित होता है। पर आप अगर आप कह रहे हो कि आप ऑपोजिशन को साथ, नहीं, अलग बात है, इसको आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम। अरे कैसे पास, जिस सरकार के पास राज्यसभा में नंबर नहीं है, वो कैसे पास हो गया बिल? ऑपोजिशन की कमी नहीं देखते हैं आप? आपने संसदीय कार्यालय को बहुत देखा है, लेकिन ये इतना मैं आपको बता दूं कि स्टैंडिंग कमेटी का सिस्टम क्यों रखा गया है, इसलिए नहीं जो आप बहस करते हो संसद में और उसके आधार पर स्टैंडिंग कमेटी का सिस्टम रखा गया है, क्योंकि उसके आधार पर रिकमेंडेशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं, जिसे सरकार को मानना पड़ता है, और अगर न माने तो उसका कारण देना पड़ता है, और फिर सरकार के ऊपर निर्भर है। पर यह बहस में नहीं होता। बहस में आप नहीं कहते हो कि ये क्लॉज का वर्डिंग ये होना चाहिए, ये आप बहस में नहीं कह सकते। तो स्टैंडिंग कमेटी एक गंभीर संस्था है। चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। बने रहिए IBN 7 के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ मौजूद हैं। सिंधिया साहब, अब तो राहुल गांधी मंच गए हैं, रम गए हैं, अब क्यों नहीं अध्यक्ष बन रहे हैं? देखिए सुमित, ये हम लोग कभी कभी इस देश में इसी मुद्दे पर टिक जाते हैं कि आपको पद कब मिलने वाला है, आपको पोस्ट कब मिलने वाला है। ये निर्णय हम कांग्रेस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड और सिस्टम के ऊपर हम लोग छोड़ें, तीनों बैठ के निर्णय लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि वे पूरी तरह से एक्टिव हैं, वे पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी तरह से पूरे काडर को प्रेरित कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कब वो पद ग्रहण करेंगे
ना ये आपके संज्ञान में है ना मेरे संज्ञान में है, तो हम कांग्रेस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एआईसीसी के ऊपर छोड़ें। तो ये बात जब आपको समझ में आ सकती है, आप मुझे समझा सकते हैं, आप जनता को समझा सकते हैं, तो ये बात सीनियर लीडर्स को क्यों नहीं समझ में आती? हर दूसरे दिन कभी दिग्विजय सिंह, कभी जयराम रमेश कि इस साल बन जाएंगे, वो वक्त आ गया है, अब सब कमान संभाल लेनी चाहिए। ये क्या है, ये क्यों है फिर? ये मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग कांग्रेस के हित में हम लोग बात करना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रगति और विकास के बारे में बात करना चाहते हैं, तो जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, उदाहरण के तौर पर मुझे एक सांसद के रूप में, पार्लियामेंट में एक चीफ व्हिप के रूप में, उस जिम्मेदारी को हम लोग निभाएं। दूसरे विषयों पर हमें टिप्पणी देने से बचना चाहिए और कांग्रेस के लिए सकारात्मक कार्य करना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं वो ठीक नहीं बोल रहे हैं ना, मैं नहीं सोच समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभी ये विषय है कि हम लोग अपने कर्म क्षेत्र पर कार्य करें। वही, और राहुल गांधी तो चाहे अध्यक्ष रहे चाहे उपाध्यक्ष रहे, पार्टी तो वही चला रहे हैं, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल पार्टी खड़ी है उनके पीछे, उसमें अध्यक्ष बनने की जरूरत भी नहीं है, उपाध्यक्ष आगे भी काम कर रहे हैं। अब वो उपाध्यक्ष बन के भी काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जैसे मैंने कहा कि वो निर्णय हम लोग कांग्रेस प्रेसिडेंट, एआईसीसी और उपाध्यक्ष के ऊपर छोड़े। फिर कांग्रेस के काडर से, कभी अमेठी से, कभी इलाहाबाद से ऐसी खबरें क्यों आती हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाओ? क्या सोनिया गांधी की लीडरशिप को लेकर लोगों की आशा और मंशा है, पर मैं समझता हूं कि जैसे मैंने कहा और मैं दोहरा रहा हूं, आज मेरी भी मंशा है कि राहुल जी उस पद को ग्रहण करें और लीड करें पार्टी को। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि भरोसा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनमें क्षमता है। हमारे पास सोनिया जी और राहुल जी दोनों की एक संयुक्त लीडरशिप नेतृत्व की क्षमता है। वक्त कब आएगा? इस साल आएगा, 5 साल बाद आएगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि शीघ्र से शीघ्र आए, लेकिन ये उन पर हम लोग छोड़ें। और प्रियंका गांधी फिर एक्टिव हो गई हैं। प्रियंका गांधी हमेशा की तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रही है, रायबरेली प्रियंका जी, और अब वो पॉलिटिकल कमेंट भी करती हैं। वो सलाह देती है स्मृति ईरानी को कि आप ट्रिपल आईटी क्यों नहीं बनवाती हमारे इलाके में। प्रियंका जी मैं नहीं समझता हूँ कि अभी एक्टिव हुई हैं। प्रियंका जी पिछले 15-20 साल से एक्टिव हैं, और उनकी सदैव ये धारणा है कि अमेठी में, रायबरेली में उनका योगदान रहे, जनसेवा के पथ पे चली हैं, और कांग्रेस पार्टी की एक बुलंद नींव भी है। खुद चुनाव लड़ती नहीं है, फिर वो स्मृति ईरानी पर कैसे कमेंट कर सकती हैं? या तो प्रियंका जी खुद चुनाव लड़े, क्यों? चुनाव जीते, चुनाव हारे, उसके बाद कमेंट करें। किसी भी जनसेवक सलाह देने की। सुमित जी, इस दुनिया में इस देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को हक है अपने मन के भावना को उजागर करने के लिए। तो ये हक, आप उनको इस हक से वंचित क्यों रखना चाहते हो? तो फिर जिम्मेदारी भी लेना, फिर चुनाव भी लड़े, ताकि जनता उनसे भी सवाल करे कि आपने ये नहीं बनवाया, आपने वो नहीं बनवाया। और हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव जीतते हैं, वो लड़ती नहीं है। पर प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि हर साधारण नागरिक अपने अपने क्षेत्र में आपसे, हमसे प्रश्न कर सकता है, और सरकार में रहने से आपकी जवाबदेही बहुत बनती है कि हर प्रश्न का आप जवाब दो। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा आपसे। अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच जो कुछ चल रहा है दिल्ली में, आपको लगता है कि एक नया संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है? जिस तरीके से स्पेशल सेशन, मैं नहीं समझता कि ये प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत है। दुख की बात यह है कि दिल्ली की जनता ने एक सरकार को चुना था विकास के लिए, प्रगति के लिए, एक नई सोच विचारधारा के लिए, लेकिन बार बार हम लोग देख रहे हैं कि किसी या एक या दूसरे मुद्दे पर सरकार, प्रदेश की, केंद्र की, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हुए हैं, सारे उलझ रहे हैं, और दिल्ली के बारे में कोई नहीं सोच। जिम्मेदार कौन है इसमें? अरविंद है, नजीब जंग है, मैं समझता हूं कि सब जिम्मेदार हैं। आप भी? सब जिम्मेदार हैं। नहीं, जो आज प्रदेश सरकार में है और केंद्र सरकार में है, दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है कि प्रगति और विकास हो, लेकिन वो तो हमें दिख नहीं रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमेशा आपसे बात करना अच्छा रहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा की तरह कॉम्बैटिव मूड में थे, और आज फिर उन्होंने मुझको डिफेंसिव पे डालने की कोशिश की, बार बार कह के कि आपको पसीना क्यों आ रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। उसके बाद टिश्यू से आपने वाइप कर लिया। बिल्कुल, आपने पहले कर लिया था, आपने पहले कर लिया था, मैंने नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नोकझोंक हमारी जारी है, एक मतलब आगे भी जारी रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी IBN 7 पर खबरें, बने रहिए हमारे साथ।